नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और नए व्यूवर्स जितने भी चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना पंचायत के आज के हेडलाइंस के साथ। पहली हेडलाइन है, डीएसी ने सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मोदी जी ने नई दिल्ली में नए भवन का उद्घाटन किया। भारत और रूस के बीच 11वां सत्र आयोजित हुआ है। इसरो ने चंद्रमा और मंगल का अनुसरण करने के लिए मिशन शुरू किया है। इंडिया पोस्ट ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन लागू किया है। टाटा मोटर्स ने इटालियन ट्रक कंपनी का अधिग्रहण किया। सार्वजनिक भवनों के निर्माण में 5% बांस आधारित सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। चीनी कंपनी ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी में पूरी हिस्सेदारी बेचकर एग्जिट किया है। क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त की हुई हैं। इंडसइंड बैंक के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं और यूपीआई ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पार किया है। अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे से। वेस्टर्न रेलवे ने किस ऐतिहासिक लाइन पर 155 साल पुरानी विरासत ट्रेन सेवा फिर से शुरू की है? ऑप्शंस थे आपके, पातालपानी कालाकुंड, मैथरन नेरल, शिमला कालका या नीलगिरी ऊटी। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, पातालपानी कालाकुंड। अब आते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है? Recently, Defense Acquisition Council approved defense proposals worth how many crore rupees to boost India's military capabilities? ऑप्शंस हैं आपके 55,000 करोड़, 67,000 करोड़, 72,000 करोड़ या 80,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 67,000 करोड़। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें बीएमपी के लिए नाइट साइट्स, मेल ड्रोन्स और रडार्स शामिल हैं। ब्रह्मोस, स्पाइडर और बराक सिस्टम के अपग्रेड भी इस पैकेज में शामिल हैं और यह कदम भारत की सैन्य क्षमता और निगरानी क्षमता को मजबूत करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में किस भवन का उद्घाटन किया जो विकसित भारत की नीतियों और दिशा को मार्गदर्शन देगा? Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated which building in New Delhi that will guide the policies and direction of a developed India? ऑप्शंस हैं आपके, भारत मंडपम, कर्तव्य भवन, यशोभूमि या नेशनल वॉर मेमोरियल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य भवन। मोदी जी ने अभी नई दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। स्थान नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन मोदी जी ने किया। उद्देश्य क्या है? तो यह भवन विकसित भारत की नीतियों और दिशा तय करने का केंद्र बनेगा। विशेषताएं क्या है? तो आधुनिक तकनीक, सुरक्षा सुविधा, सौर पैनल और उन्नत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है यह भवन। लाभ क्या है? तो बिखरे हुए मंत्रालयों को एक जगह लाकर 1500 करोड़ का किराया बचाना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। अगला सवाल, हाल ही में भारत और रूस के बीच आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर कार्य समूह का 11वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ है? Recently, the 11th session of the India-Russia Working Group on Modernization and Industrial Cooperation was held in which city? ऑप्शंस हैं आपके, मॉस्को, मुंबई, सेंट पीटर्सबर्ग या न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। यह बैठक वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारतीय पक्ष से सह अध्यक्ष श्री अमरदीप सिंह भाटिया जो सचिव हैं डीपीआईआईटी के, और रूसी पक्ष से सह अध्यक्ष जो थे वो है श्री एलेक्सी ग्रुजदेव, उप मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के रशिया के। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं एल्यूमिनियम, उर्वरक, रेलवे और माइनिंग टेक्नोलॉजी में समझौता किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में इसरो ने चंद्रमा और मंगल जैसे हालात का अनुसरण करने के लिए 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई आइसोलेशन मिशन कहां शुरू किया है? Recently, ISRO began a 10-day high-altitude isolation mission
टू सिमुलेट मून एंड मार्स लाइक कंडीशंस एट विच लोकेशन? ऑप्शंस हैं आपके होप फैसिलिटी लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप या हेनले ऑब्जर्वेटरी। तो इसरो ने अभी चंद्रमा और मंगल जैसे हालात का अनुसरण करने के लिए 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई वाले आइसोलेशन मिशन की शुरुआत होप फैसिलिटी लद्दाख में की है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 1 अगस्त 2025 से 25 से 10 दिवसीय मिशन की शुरुआत हुई है। होप यानी कि हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन सोकर लद्दाख 14,000 फीट ऊंचाई पर है। ये चंद्रमा और मंगल मिशनों जैसी कठिन परिस्थितियों का अनुकरण, गगनयान और भविष्य के इंटर प्लानिटरी मिशनों की तैयारी होती है। राहुल मोगलापल्ली जो कि पुर्डू यूनिवर्सिटी से हैं और यमन अकोट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन 135 आवेदकों में से चुने गए। ये 2 लोगों का चुनाव हुआ है। अगला सवाल, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत किस नई एप्लीकेशन को देश भर में लागू किया? रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया पोस्ट रोल्ड आउट विच न्यू एप्लीकेशन नेशन वाइड? ऑप्शन है आपके स्मार्ट मेल सर्विस, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, डिजिटल पोस्ट नेटवर्क या भारत पोस्ट एक्सप्रेस। तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट ने अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत एडवांस्ड पोस्ट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को देश भर में लागू किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। डाक सेवाओं को तेज, स्मार्ट और ग्राहक केंद्रित बनाना इसका मेन उद्देश्य था। 1.64 लाख से अधिक डाकघरों में एपीटी एप्लीकेशन लागू हो चुका है। ट्रांजैक्शन स्पीड, डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग में सुधार आया है। और 5 अगस्त 2025 को 20 लाख से अधिक बुकिंग और 25 लाख से अधिक डिलीवरी नई ऐप से हुई है। अगला सवाल, टाटा मोटर्स ने हाल ही में 3.8 बिलियन यूरोज में किस इटालियन ट्रक निर्माता कंपनी का अधिग्रहण किया, जो 2007 में कोरस के बाद इसका सबसे बड़ा सौदा है? Recently, Tata Motors acquired which Italian truck manufacturer for 3.8 billion euro, marking its biggest deal since Chorus in 2007. ऑप्शंस हैं आपके पियाजियो, फिएट कमर्शियल, लैम्बोर्गिनी ट्रक्स या आईवीको। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी आईवीको। ये एक ट्रक निर्माता कंपनी है इटली की और इसका अधिग्रहण अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने किया। तो ये चीज आप जान चुके हैं। लगभग 34,000 करोड़ में लिया गया है। टाटा ग्रुप की 2007 में कोरस खरीद के बाद सबसे बड़ी डील और जैगुआर लैंड रोवर 2008 के बाद टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा अधिग्रहण भी है। ये सालाना 2.2 लाख करोड़ राजस्व, 5.4 लाख यूनिट्स की बिक्री, यूरोप 50%, भारत 35%, अमेरिका 15% में मजबूत उपस्थिति में है और उभरते बाजारों में विस्तार, जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट में इनोवेशन और वैश्विक स्तर पर सीवी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नए सार्वजनिक भवनों के निर्माण में कम से कम 5% बांस आधारित सामग्री के उपयोग को अनिवार्य किया है? Recently, which state cabinet approved the mandatory use of at least 5% bamboo-based material in the construction of a new public building? किस राज्य सरकार की ये मंत्रिमंडल है? तो ऑप्शन हैं आपके मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड या आसाम। तो अभी आसाम के कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है कि जो भी सार्वजनिक भवन के निर्माण होंगे उनमें एटलीस्ट 5% बांस आधारित सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य, कंपल्सरी है। ऑप्शन इसके फैक्ट्स देखते हैं। असम कैबिनेट ने इंजीनियर्ड बांस कंपोजिट मटेरियल को पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट्स में शामिल किया। नए सार्वजनिक भवनों के निर्माण में कम से कम 5% बांस आधारित सामग्री का उपयोग होगा। बांस उद्योग को बढ़ावा, स्थानीय उत्पादकों के लिए आर्थिक अवसर और टिकाऊ निर्माण का प्रोत्साहन करना है। राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा बांस मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और बाजार से जोड़ने का प्रयास भी किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस चीनी कंपनी ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी पूरी 5.84% की हिस्सेदारी बेचकर पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है? Recently, which Chinese company fully exit Paytm's parent 197 Communications by selling its entire 5.84% stake? ऑप्शंस हैं आपके एंटफिन, बाइडू, टेंसेंट या अलीबाबा। तो अभी हाल ही में
माफ करिएगा। इस क्वेश्चन को इग्नोर करा जाए क्योंकि आंसर यहाँ पे एंड फिन है और जो हमने फोटो लगाया है इसमें अली बाबा की बात की जा रही है, तो इसका मैं कंफर्मेशन करके कल के करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की नई अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who recently assumed charge as the new chairperson of the Capacity Building Commission? ऑप्शंस हैं आपके अरुणा सुंदरराजन, एस राधा चौहान, प्रीति सुधा या अलका उपाध्याय। तो अभी हाल ही में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की नई अध्यक्ष के रूप में एस राधा चौहान जी की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एस राधा चौहान ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं ये। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव रह चुकी हैं और उन्होंने आदिल जैनुल भाई से कार्यभार लिया जो अप्रैल 2021 से चेयरमैन थे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडसइंड बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new managing director and CEO of IndusInd Bank? ऑप्शन है आपके अमिताभ चौधरी, साक्षी सिंह, संदीप बख्शी या राजीव आनंद। तो अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर राजीव आनंद जी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 25 अगस्त 2025 को 24 अगस्त 2028 तक 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक में डिप्टी एमडी और होलसेल बैंकिंग डिवीजन के प्रमुख रह चुके हैं। इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने उन्हें एमडी एंड सीईओ का श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया। अंतिम नियुक्ति शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर है जो आगामी जनरल मीटिंग में दी जाएगी। आखिरी सवाल है, भारत में यूपीआई ने पहली बार प्रतिदिन कितने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पार किया है? What is the record number of daily UPI transactions recently achieved for the first time in India? ऑप्शन है आपके 500 मिलियन, 650 मिलियन, 707 मिलियन या 800 मिलियन। तो यूपीआई ने पहली बार प्रतिदिन ट्रांजैक्शन जो किया है वो 707 मिलियन का ट्रांजैक्शन पार करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। 2 अगस्त 2025 को यूपीआई ने पहली बार 707 मिलियन दैनिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया। पिछले 2 वर्षों में ट्रांजैक्शन की संख्या 2 गुनी हो गई, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यूपीआई का व्यापक उपयोग सिद्ध होता है। ट्रांजैक्शन की संख्या तेजी से बढ़ी है जबकि राशि की गति धीमी रही, जिससे छोटे बड़े सभी प्रकार के लेन देन शामिल हैं। और भारत सरकार का लक्ष्य है प्रतिदिन 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो एनपीसीआई के अनुसार अगले वर्ष तक पूरा हो सकता है। अब आते हैं आज के मोटिवेशनल कोट पे। कोट है कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जो हार होती है या गिरना होता है वो सक्सेस का ऑपोजिट नहीं होता, विलोम शब्द नहीं होता है, बल्कि हमारी सफलता का ही एक हिस्सा है। हम गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, समझते हैं कहाँ गिर रहे हैं, क्यों गिर रहा है, उसके बाद हम सक्सेस पाते हैं। तो दिमाग में रखना है अपने। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित आर्चरी लीग किस वर्ष और कहां आयोजित होगी? ऑप्शन है आपके 2024 मुंबई, 25 दिल्ली, 26 बेंगलुरु या 25 पुणे। आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट फेंक के मारना है। और ये थे आज के टोटल टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो ढंग से, या तो मेरी मेहनत में कमी है या क्वेश्चंस का लेवल मैं अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ। वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने फर्जी क्वेश्चन नहीं लेके बैठता मैं कभी भी, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। बट जो भी हो, भोलेनाथ की मर्जी। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए आंसर, और शेयर करिए अपने दोस्तों को, और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।